नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और पढ़िए भी बहुत अच्छे तरीके से। आगे आपका एग्जाम है, आपको अच्छे नंबर भी लाना है, अच्छे नंबरों से पास भी होना है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन और रिस्पायरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र, ये दोनों टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज हम पढ़ते हैं, आज की टॉपिक है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है? इसको हिंदी में निःश्वसन और इसे हिंदी में निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन और निःश्वसन क्या होता है, आप आज हम इसको समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्पायरेशन या निःश्वसन की बात करते हैं तो हमारे लंग्स अर्थात फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना निःश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाता है। लंग्स के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना इंस्पायरेशन या निःश्वसन कहलाता है। अब आपको बहुत गुदगुदी हो रही होगी, सर जी एक्सपायरेशन भी बताइए, या आप जान भी गए होंगे कि एक्सपायरेशन क्या होता है या निःश्वसन क्या होता है। मन में आ गया होगा आपके, भले आप कहे न, कह भी दीजिए चाहे तो। एक्सपायरेशन क्या है या निःश्वसन क्या है? हमारे फेफड़ों के द्वारा ही या लंग्स के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुनः वायुमंडल में छोड़ देना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है या एक्सपायरेशन कहलाता है। सामान्य सी भाषा में हम कह सकते हैं कि सांस को लेना निःश्वसन और सांस को छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। सांस को हम ले रहे हैं इंस्पायरेशन और सांस को छोड़ रहे हैं एक्सपायरेशन कहलाता है। अब इसके साथ साथ हम समझेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है, क्या होता है ऐसा, कहाँ हमारी सांस जाती है, और जब सांस फेफड़ों में जाती है तो कौन कौन सी क्रिया होती है, इसको हम समझेंगे, निःश्वसन की के विषय में समझेंगे। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो जब सांस हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उस समय ये जो हमारी पसलियां हैं ना, ये जो रिब्स हैं, तो पसलियों की मांसपेशियों में, जो हमारी पसलियां हैं, इनकी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। क्या होता है? हमारी जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, रिब्स की मसल्स में क्या होता है? संकुचन होता है अर्थात कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतनी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो पसलियां हैं, पसलियों के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वह मसल्स संकुचित होती हैं। जब मसल संकुचित होती है तो हमारी मसल्स, जो हमारी रिब्स है, वह आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, आगे की ओर बढ़ती है। जैसे हम समझते हैं, जैसे देखिए ये एक पेपर है, अभी ये सीधी अवस्था में सामान्य है। जब हम इसको देखिए इस तरह से ऐसे मोड़ रहे हैं, हल्का हल्का आप मोड़िए, पेपर लेके मोड़ लीजिए, ऐसे हल्का हल्का मोड़ेंगे तो आप देखेंगे यह पेपर जो है आगे की तरफ और ऊपर की तरफ उठ रहा है। आप देखिए अभी ये सामान्य है, और जब हम इसको धीरे धीरे यहाँ से किनारों से मोड़ेंगे तो ये जो है आगे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? उठ रहा है। यही कंडीशन हमारे पसलियों में होती है, रिब्स में होती है। आप समझ गए होंगे। जब हमारे रिब्स की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी जो रिब्स है वो आगे की तरफ ऊपर की ओर क्या होती है? उठती है। अब नहीं हो रहा है तो सांस तो हम प्रतिदिन लेते हैं, अभी फिर से एक बार सांस लें और अपने रिब्स पे, अपने पसलियों पर, अपने चेस्ट पर ध्यान दें कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ये जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठती है। एक बार लेके देखिए, क्या हुई? ये
ऊपर की तरफ उठ गई। इसी चीज को हम समझा रहे थे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब्स की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और आगे की तरफ और ऊपर की तरफ वो क्या होती हैं, उठती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक उसी समय जब हमारी पसलियों की मांसपेशियों में संकुचन होता है और वो ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ आगे की ओर उठती हैं, ठीक उसी समय जो हमारा डायाफ्राम होता है पसलियों के नीचे होता है डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम। जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम की मसल्स, डायाफ्राम सिकुड़ता है, डायाफ्राम में सिकुड़न होती है और वह क्या होता है, चपटा हो जाता है। जब हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं तो डायाफ्राम में सिकुड़न होती है और वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है। और जब चपटा होता है अर्थात उसी समय जब चपटा हो जाता है तो हमारी पसलियां तो ऊपर की तरफ उठ रही हैं और डायाफ्राम इस तरह से था तो वो क्या हो गया, वो चपटा हो गया। यानी कि हमारी पसलियों और डायाफ्राम के बीच में क्या हो गया, जगह हो गया। अर्थात इसको हम इस तरह समझें कि हमारी पसलियां तो ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही हैं। पहले क्या थी, पसलियां ऐसे थी और डायाफ्राम ऐसे था। अब क्या हो गया कि पसलियां इस तरह से आगे की तरफ ऊपर उठ गई और डायाफ्राम क्या हो गया, चपटा हो गया। अब जब चपटा हो गया तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे जगह कम है और यहाँ पे जगह क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अर्थात इस यहाँ पे आयतन बढ़ गया। और जब यहाँ पे जगह ज्यादा हो जाती है तो चूंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन की जब यहाँ पे कमी होती है तो बाहर से जो हम सांस ले रहे हैं, बाहर से जब सांस लेते हैं तो श्वास नली से तुरंत ऑक्सीजन जो है, हमारी श्वास नली से ऑक्सीजन आके इसमें भर जाती है। O2 आकर के क्या हो जाती है, भर जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। O2 आके भर जाती है अर्थात हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आके भर जाती है। और लंग्स में जब ऑक्सीजन आ जाती है तो वो लंग्स में कहा जाती है, एल्वोलाई के अंदर। इसके पहले हमने बताया था हमारे लंग्स में कुपिका होती हैं, उन कुपिकाओं में कुपिकाएं होती हैं बहुत सारी, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई के अंदर चली जाती हैं, मतलब ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसी में चली जाती हैं। अब इन जो लंग्स में जो एल्वोलाई होती हैं, इन एल्वोलाई के पास में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी रक्त की केशिकाएं होती हैं, पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। और वो ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं, एल्वोलाई के पास जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उन ब्लड कैपिलरीज में जो हमारे शरीर से आती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और हमारी कुपिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो क्या होता है कि हमारी कुपिकाओं से ऑक्सीजन गैस निकलकर जो कि इस रक्त केशिका में चली जाती है, ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कुपिका के अंदर आ जाता है। अब हमारी जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चली गई और ब्लड कैपिलरीज में चली गई तो फिर उसके बाद वो हार्ट के पास जाती हैं। हार्ट के कहाँ जाती हैं, बाएं भाग में जाती हैं और फिर उसके बाद जो है कि पूरे शरीर में उसको भेज दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और समझ में भी आ गई तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम अगर नहीं आया तो फिर से एक वीडियो बनाएंगे, आपको और अच्छी तरीके से समझा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सपायरेशन की बात करेंगे। एक्सपायरेशन या निःश्वसन के विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अभी तक क्या हुआ था, इंस्पायरेशन में ये जो पहले हमारे इस तरह से था, ये पसली इस तरह से थी और डायाफ्राम इस तरह से था। अब एक्सपायरेशन की प्रक्रिया में, निःश्वसन की प्रक्रिया में हमारी पसलियां और हमारा डायाफ्राम पुनः अपनी स्थिति में
आ जाता है। क्या हो जाता है? पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। और जब पुनः अपनी स्थिति में आएगा मतलब इस तरह से आ जाएगा। अब डायाफ्राम क्या होगा? इस तरफ से उठ जाएगा और पसलियां क्या होती हैं? धीरे धीरे चपटी होने लगती हैं और तब इसके अंदर क्या हो जाएगा? आयतन कम होगा। आयतन कम होगा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दबाव हमारे अंदर ज्यादा हो जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दबाव होगा तो हम क्या करेंगे? पुनः अपने श्वास नली के द्वारा और नाक के द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया थी और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे कि इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है। इस तरह से हमने आपको जो जैव प्रक्रम में बताया था पाचन पोषण बताया था और पोषण भी हमने आपको पढ़ा दिया। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको फायदा होगा और आपको श्वसन, रेस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक की भी बटन दबा सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। और यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।